हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम इस चैप्टर का परिक्षेपण के माप का 7वां पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने इस वीडियो को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसके 6 पार्ट्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं। अगर आपको वो सारे पार्ट्स देखने हैं, चैप्टर कंप्लीट करना है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से वो सारे लिंक आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर वीडियो के एंड में आपको शो हो जाएंगे सजेशन में, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और बड़ी खुशी के साथ मैं कह रही हूँ कि ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, क्योंकि 6 पार्ट इसके अपलोड हो चुके हैं और पिछले 1 महीने से ये चैप्टर कंप्लीट होने का नाम नहीं ले रहा। बहुत ही ज़्यादा बड़ा चैप्टर है और बहुत सारी वेराइटियाँ हैं क्वेश्चन की। तो हम आज इस वीडियो में सीखेंगे परास गुणांक, चतुर्थक विचलन गुणांक, माध्य विचलन गुणांक और विचरण गुणांक। सॉरी, मैंने विचरण को सिर्फ चिरण लिख दिया, ठीक है। और लॉरेंज वक्र, ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले देखते हैं परास गुणांक। तो सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ही हमें जो है ये बनाना है। आप स्केल से बड़े अच्छे से बनाइएगा, मेरी तरह मत बनाइएगा, ठीक है। तो पहले हम वर्ग अंतराल लिख लेते हैं। जैसे हमने 10, 0 से 10, 10 से 20। पहले हम ले रहे हैं ये स्वतंत्र श्रृंखला, ठीक है। ये भयानक वाली श्रृंखला, इसके क्वेश्चन ज़्यादा टफ होते हैं ना, तो पहले हम इस वाले का कर लेते हैं, इजी वाले का बाद में करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये हमें f दिया हुआ है 5, 8, 16, 7, और इसका टोटल दिया हुआ है, टोटल भी यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले हम परास गुणांक निकालेंगे इसमें से, ठीक है, कि परास गुणांक इसमें कैसे निकलता है। तो देखिए, परास गुणांक का जो है फॉर्मूला होता है, सबसे छोटा जो है ये है और सबसे बड़ा है 90। पहले हम इसमें देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू, तो यहाँ पे सबसे छोटी है 0 और सबसे बड़ी वैल्यू है 90। अब हम लगाएंगे यहाँ पे परास गुणांक का फॉर्मूला। परास गुणांक का फॉर्मूला होता है L-S अपॉन में L+S, जहाँ पे L जो है हमारा सबसे बड़ी संख्या होती है, ठीक है, और S सबसे छोटी। तो बस फॉर्मूले में फिट कर देंगे, 90 - 0, 90 + 0 सॉल्व कर देंगे। 90 - 0 तो 90 हो जाएगा और 90 + 0 भी 90 हो जाएगा। तो ये जो है कट के आ जाएगा 1, ठीक है। बिल्कुल ईजी है। ये वाली वीडियो में सारे क्वेश्चंस बिल्कुल ईजी हैं। जितने भी टफ थे वो आपके बाकी के 6 पार्ट में कंप्लीट हो चुके। और अब हम देखेंगे इसी क्वेश्चन में कि चतुर्थक विचलन गुणांक कैसे निकालते हैं। कुछ नहीं करना है, इसका भी सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। चतुर्थक को हम Q3, Q1 ये सब कहते हैं ना, तो इसका फॉर्मूला होता है Q3 - Q1 और अपॉन में Q3 + Q1, सेम परास गुणांक जैसे। तो हमें यहाँ पे क्या क्या चाहिए, हमें यहाँ पे Q3 चाहिए और Q1 चाहिए। तो यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है। ये पता है, मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में बताया हुआ है कि Q3 और Q1 कैसे निकालते हैं। तो अगर हमारे पास ये वाला है, ये वाला क्वेश्चन है, मतलब ये स्वतंत्र श्रृंखला वाला, ठीक है, ये स्वतंत्र श्रृंखला वाला अगर हमारे पास क्वेश्चन है, ये 40 लिखा है मैंने, तब हम Q3 Q1 अलग तरीके से निकालेंगे और विविक्त श्रृंखला में अलग। तो ये इसका फॉर्मूला होता है n/4वें मद का मान, n हमारा 40 है। n जो है स्वतंत्र श्रृंखला में क्या होता है, जो भी f का टोटल होता है वही हमारा n होता है, ठीक है। n 40 है, 40/4 मतलब 10वें मद का आकार। अब हमें यहाँ पे 10वां मद लेना है। 10वां मद निकालने के लिए यहाँ पे CF की ज़रूरत होती है। तो पहले हम यहाँ पे CF निकालेंगे। CF आपको पता ही है, पहले 5 के साथ नीचे वाली संख्याएं जोड़ते जाएंगे। 13 के साथ 16 जोड़ेंगे, 29 के साथ 7 जोड़ेंगे और 36 के साथ 4 जोड़ेंगे। जो भी आता जाएगा नेक्स्ट प्लस नेक्स्ट प्लस नेक्स्ट प्लस करते जाएंगे, ठीक है। 5 के साथ हमने जोड़ा 8, जो भी आया उसके साथ 16 जोड़ा, जो भी आया उसके साथ 4 जोड़ा, और जो भी लास्ट हमारा आएगा वो f के टोटल के बराबर होगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो मतलब आपने कहीं गड़बड़ की है, उसको सुधारिए, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखना है ना 10वें मद का आकार, तो 10वां मद हमारा 13 के बीच में आएगा। CF में देखेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा L हो जाता है, ये F हो जाता है, और जस्ट इसके ऊपर वाला हमारा CF हो जाता है। अब हमें इसे लगाना फॉर्मूले में। आप याद रखिएगा L क्या है, F क्या है और CF क्या है। अब हम लगाएंगे Q1 का फॉर्मूला। अभी हमारा Q1 निकला नहीं है। L + n/2 - CF अपॉन में F और मल्टीप्लाई बाय I, ठीक है। L क्या था, एक बार दोबारा देख लीजिए। L यहाँ पे ये होता है 10, F हमारा 8 है और CF हमारा 5 है, ठीक है। वैल्यूज़ पुट कर देंगे, यहाँ पर कर दीजिए वैल्यूज़ पुट। 10 + n/2, सॉरी n/2 लिख दिया मैंने, वो n/2 नहीं n/4 है, ठीक है। n/4 वहाँ पे कर लेना है। और इन दोनों का जो गैप है ना, उसको हम कहते हैं I। 20 और 10 में कितने का गैप है, 10 का गैप है, तो 10 लिख लेंगे। सॉरी, जहाँ पे मैंने n/2 लिखा है ना, 2 की जगह 4 कर लेना प्लीज़, क्योंकि अब मैं नहीं कर सकती, अब वीडियो बन चुकी है।
और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व करके जो भी आएगा हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये आया है हमारा, सेम फॉर्मूला हमारा Q3 का रहेगा, बस इसमें क्या होगा, 3 लगा देंगे, n/4 और उसके आगे 3 लगा देंगे। सेम फॉर्मूला है, सेम वैल्यू रहेगी, सिर्फ 3 रहेगा यहाँ पे, ठीक है। L भी वही रहेगा, और ये गलत लिख दिया था, ये 16.25 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ 3 लगाना है, सेम फॉर्मूला है, n/4 माइनस CF/F मल्टीप्लाई बाय आई, L वगैरह सब कुछ सेम है। अब यहाँ पे सिर्फ हमें वैल्यू रखनी है, वैल्यू रख के आप आंसर निकाल सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर विचरण गुणांक, ठीक है। विचरण गुणांक हम कैसे निकालते हैं, तो इसका भी फॉर्मूला होता है मानक विचलन, ठीक है। जो भी हमारा आंसर आएगा मानक विचलन में वो रखेंगे, और अपोन में हम कर देंगे समांतर माध्य। अब देखिए, आपको कोई एक क्वेश्चन दिया हुआ हो जिसमें मानक विचलन निकालने के लिए भी क्या हुआ हो, समांतर माध्य भी, ठीक है, सब कुछ, तो बस उसे रखना है यहाँ पे और मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, मैंने ये सारी चीज़ें, मानक विचलन, समांतर माध्य, सारी चीज़ें आपको पार्ट 1 से पार्ट 6 तक सब कुछ मैंने इसमें करा दिया है कवर। अगर आपने वो सारे पार्ट्स देखे हैं तो आपको ये वीडियो 100% समझ में आएगी। अगर आपने नहीं देखे तो शायद आपको समझ में ना आए। और वैसे भी आपको वो पार्ट्स देखने ज़रूरी हैं, चाहे आप मेरी चैनल पे देखिए, चाहे किसी और के चैनल पे, या खुद से पढ़िए, तब तक आपको ये गुणांक वगैरह समझ में नहीं आएंगे। इसके बाद हम देखेंगे माध्य विचलन गुणांक, ठीक है। माध्य विचलन के लिए माध्य की ज़रूरत होगी। अगर माध्य हम 2 टाइप से निकालते हैं ना, एक तो समांतर माध्य से और एक मध्यिका से। अगर माध्य विचलन जो है हम माध्य से निकाल रहे हैं तो अपोन में माध्य करेंगे। अगर हम माध्य विचलन मध्यिका से निकाल रहे हैं तो मध्यिका से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये रहा, अपोन में मध्यिका ही कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए आपको समझना ज़रूरी है कि माध्य विचलन कैसे निकालते हैं। वैसे तो हम आपको पहले भी वीडियोस में पार्ट 6 में, पार्ट 5 में माध्य विचलन स्वतंत्र श्रृंखला से, विविक्त श्रृंखला से, दोनों श्रृंखला से बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। पहले हम माध्य विचलन देखेंगे माध्य से, और उसके बाद देखेंगे मध्यिका से। यहाँ मैंने एक छोटा सा जो है क्वेश्चन ले लिया है, ये हमें x दिया हुआ है, ठीक है, और जिसका टोटल है 30। तो यहाँ पे हमें माध्य विचलन निकालना है। माध्य विचलन निकालने के लिए हमें माध्य ज़रूरी निकालना है, क्योंकि हम माध्य से निकालने तो फॉर्मूला ये होगा सिग्मा x अपोन में n, ठीक है। सबसे सिंपल फॉर्मूला यही है, तो यही वाला मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। तो ये हो जाएगा 30, x हमारा 30 है और अपोन में n छोटा रहेगा। n मतलब प्रेक्षणों की संख्या, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 है। 5 को इससे काट देंगे, कितना आएगा, 6, मतलब माध्य तो हमारा 6 आ गया है। अब हमें निकालना मीन डेविएशन, मतलब माध्य विचलन। माध्य विचलन यहाँ पे लिखेंगे, माध्य विचलन का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे सिंपल श्रृंखला में d अपोन में n, ठीक है। तो यहाँ पे हम d निकाल लेंगे। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि d के बराबर में डंडे होते हैं, तो माइनस में आए चाहे प्लस में आए, हमेशा हमें प्लस में ही लिखना है। तो ये हो जाएगा x माइनस माध्य, जैसे x की वैल्यू 2 है और माध्य की वैल्यू 6 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस 6 बराबर कितना आएगा, 4, क्योंकि x माइनस में माध्य है। जैसे अब x की वैल्यू, ठीक है, और हाँ माइनस का 4 आएगा, पर हम माइनस का नहीं लिखेंगे, प्लस का लिखेंगे, क्योंकि d के बराबर में दोनों में डंडे लगे हुए हैं। ऐसे ही 4 माइनस 6 करेंगे, ऐसे ही 7 माइनस 6 करेंगे, सारी वैल्यूज़ में से हम माध्य की वैल्यू घटाते जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। और ये जो मैं लिख रही हूँ ना, 2 माइनस 6, 4 माइनस 6, 7 माइनस 6, ये सब जो है सिर्फ रफ वर्क है, ये आपको नहीं करना है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपको सिर्फ ये लिखना है, ठीक है। अगर आप लिखेंगे तो आपको सिर्फ ये लिखना है। इसका हम टोटल कर देंगे, क्योंकि हमें सिग्मा में चाहिए, सिग्मा मतलब टोटल होता है, तो टोटल हमारा ये 12 आया है। 12 और प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, 5, 12/5, तो ये हमारा डिवाइड करके आ जाएगा 2.4, ठीक है। हमारा 2.4 आंसर आया। तो अब हम माध्य विचलन गुणांक कैसे निकालेंगे, ये सब हमने किया गुणांक निकालने के लिए, ठीक है। माध्य विचलन गुणांक का फॉर्मूला क्या है कि माध्य विचलन और अपोन में, अगर माध्य से निकाला है तो माध्य और मध्यिका से निकाला है तो मध्यिका। हमने किससे निकाला है, हमने निकाला माध्य से। तो ये आपको दिखाई नहीं दे रहा नीचे, 1 मिनट कॉपी ऊपर करनी पड़ेगी। यहाँ पर माध्य की वैल्यू रखी हमने 2.4 और अपोन में माध्य विचलन के ऊपर और माध्य के नीचे, और काट देंगे, इसे काट के हमारा जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा, ठीक है। इतना सिंपल सा सॉल्व तो आप कर ही सकते हैं। इसके बाद हमें देखना है मध्यिका से, कि मध्यिका से कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मध्यिका के लिए हमें पहले मध्यिका निकालनी पड़ेगी और मध्यिका से ही डिवाइड कर देंगे, सिंपल है। तो मध्यिका भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। इन प्रेक्षणों में हमें देखना है जो भी बिल्कुल बीचों बीच संख्या होगी वो हमारी मध्यिका होगी। तो 7 जो है वो बिल्कुल बीचों बीच है, 2 संख्याएं ऊपर हैं और 2 संख्याएं नीचे हैं, तो 7 हमारा मध्यिका हो गया। तो मध्यिका तो निकल गया, इसमें कोई कैलकुलेशन ही नहीं हुई। अब हमें निकालना है मीन डेविएशन, मतलब माध्य विचलन निकालना है हमें मध्यिका से,
ठीक है, मध्यिका तो हमारी 7 हो गई। अब क्या निकालना है हमें, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन मध्यिका से निकालना है तो फॉर्मूला हमारा होता है सिग्मा डी अपॉन में एन, लेकिन सिग्मा डी हमारा चेंज हो जाएगा, सिग्मा डी हमारा उसकी तरह नहीं निकलेगा। सिग्मा डी जैसे एक्स माइनस माध्य था ना, अब क्या हो जाएगा एक्स माइनस मध्यिका। ठीक है, अब मध्यिका को घटाएंगे, मध्यिका की वैल्यू कितनी है 7, तो इस बार होगा 2 माइनस 7 और जितना आएगा लिख देंगे। ऐसे ही 4 माइनस 7 जितना आएगा लिख देंगे। ठीक है, 7 माइनस 7 तो कितना आएगा बताइए, 5 3 0, सब कुछ प्लस में ही लिखेंगे और फिर टोटल कर देंगे। टोटल आया है हमारा 11। अब क्या करेंगे, बस माध्य विचलन गुणांक निकालने के लिए जो है क्या करेंगे, फॉर्मूले में फिट कर देंगे। अभी तो खैर हम माध्य विचलन ही निकाल रहे हैं, अभी गुणांक नहीं निकाल रहे। ये हमारा आंसर 2.2 आया। अब हम निकालेंगे माध्य विचलन गुणांक, क्योंकि अब हमें मध्यिका भी पता लग गई और माध्य विचलन भी। ठीक है, तो माध्य विचलन 2.2 और बट्टे में मध्यिका, क्योंकि मध्यिका से निकाला है, फॉर्मूला ये था ना माध्य विचलन अपॉन में मध्यिका। अगर मध्यिका से निकालेंगे तो अपॉन में मध्यिका कर देंगे। मध्यिका हमारी कितनी थी, 7। सॉरी मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है इसलिए बार बार आवाज़ ख़राब हो जाती है। बस इसको भी काट देंगे और काट के जो है हमारा पॉइंट में या जैसे भी जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे यही स्वतंत्र श्रृंखला में। अभी तो ये हमने विविक्त श्रृंखला में देखा था। स्वतंत्र श्रृंखला में क्या होता है, फॉर्मूले थोड़े बड़े होते हैं, तो यहाँ पे हम एक छोटा सा ही एग्जांपल ले रहे हैं। स्वतंत्र श्रृंखला में भी सब कुछ सेम रहेगा, बस स्वतंत्र श्रृंखला में क्या होता है, हमें मिड वैल्यू निकालनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जिसे हम मध्य बिंदु कहते हैं। मिड वैल्यू क्या होता है, 0 से 10, तो 0 और 10 को प्लस करेंगे, बट्टे में 2 करेंगे, ऐसे 0 प्लस 10 बट्टे 2 कितना आएगा, प्लस करेंगे 10 प्लस 20 बट्टे 2, ठीक है, तो 15 आएगा। ऐसे 30 और 20 50, 50 का आधा करेंगे 25। तो हमें ये मिड वैल्यू निकालनी ज़रूरी थी। अब ये जो मिड वैल्यू है हमारी, ये सेम एक्स के जैसी हो जाती हैं जैसे कि ये है, और फिर बाकी हमारा जो क्वेश्चन है वो सेम हो जाता है इसके जैसे ही। तो फिर वही होगा, मध्यिका से निकालेंगे तो मध्यिका से डिवाइड करेंगे, माध्य से निकालेंगे तो माध्य से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पर देखना है, जैसे ये वाली जो श्रृंखला है 0 से 10, 10 से 20, जो हमारी स्वतंत्र श्रृंखला होती है, उसमें तो हमने देख लिया था परास नहीं, चतुर्थक विचलन गुणांक। चतुर्थक विचलन गुणांक जो हमने स्टार्टिंग में देखा था Q3 माइनस Q1, वो हमने देखा था स्वतंत्र श्रृंखला में। अब हम देख रहे हैं विविक्त श्रृंखला में। अगर श्रृंखला हमारी ऐसी हो, मतलब ऐसे प्रेक्षण हमें दिए हुए हों, जैसे यहाँ पे हमें कुछ प्रेक्षण दिए हुए हैं, तो इसकी हमें जो है चतुर्थक विचलन गुणांक निकालना है। ठीक है, तब हमारा फॉर्मूला क्या होगा, तब हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल होगा। इस वाले जो क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं ना, उसमें हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल होता है। ठीक है, जो हमारी स्वतंत्र श्रृंखला होती है उसमें क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो फॉर्मूला हमारा ये होता है ना, Q3 माइनस Q1 और Q3 प्लस Q1। तो इसमें क्या होता है, हमें Q1 और Q3 चाहिए होते हैं, तो फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल होता है, n प्लस 1/4। अब इसमें देखिए n की संख्या कितनी है, 11, मतलब ये टोटल नंबर 11 है ना, प्लस 1/4, 12/4 हो जाएगा, मतलब 3, काट के आया 3, 3वां पद। ठीक है, तो यहाँ पे हम तीसरा पद देखेंगे, 1 2 3 29 आ रहा है, तो Q1 की वैल्यू 29 हो गई। ठीक है, ऐसे ही हम Q3 अगर निकालेंगे तो बस यहाँ पे 3 लग जाएगा, बाकी सब वैसे ही रहेगा, n प्लस 1/4। तो हम जो है n प्लस 1/4 पूरे की वैल्यू रख देंगे, पूरे की वैल्यू 3 आई है, 3 यहाँ पर रख देंगे, 3 3 9, मतलब 9वां पद। 9वां पद यहाँ से हम काउंट करेंगे तो 9वां पद जो है वो 51 है, तो Q3 यहाँ पे 51 है। बस अब हमें Q3 भी पता चल गया और Q1 भी पता चल गया, तो अब हम चतुर्थक विचलन गुणांक जो है आराम से निकाल सकते हैं। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, लेकिन वो मैंने स्वतंत्र श्रृंखला में बताया था, अब मैं आपको विविक्त श्रृंखला में बता रही हूँ। ठीक है, और आपको पीछे बम पटाखों की आवाज़ भी आ रही होगी, क्योंकि दिवाली आने वाली है और बच्चे बम फोड़ रहे हैं बाहर और पटाखे वगैरह जला रहे हैं। तो बस यहाँ पे हम इसे फॉर्मूले में फिट कर देंगे और इसे सॉल्व कर देंगे, बस सिंपल। इसके बाद हम देखेंगे लॉरेंज वक्र। ठीक है, लॉरेंज कर्व जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। तो इसमें हमेशा 2 चीज़ें रहती हैं, एक तो इनकम और एक पर्सन, कि कितने लोग कितना पैसा कमाते हैं, देश में कितनी जनसंख्या कितना पैसा कमाती है, और देश की कितनी आय जो है कितने लोग अर्जित करते हैं। इस तरीके के आंकड़े जो हैं हम इसमें लॉरेंज वक्र में देखते हैं। तो हमेशा आपको 2 चीज़ें दी जाएंगी यहाँ पे, एक तो इनकम दिया जाएगा और एक नंबर ऑफ़ पर्सन दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने इनकम के आंकड़े ले लिए हैं और नंबर ऑफ़ पर्सन भी यहाँ पर ले लिए हैं,
कि 100 रुपये या फिर करोड़ लाख कुछ भी आप इसे समझिए, 100 कमाने वाले जो हैं 80 लोग हैं, 200 कमाने वाले जो हैं 70 लोग हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे आपको लॉरेंज कर्व बना के दिखा रही हूँ, यहाँ पे वाई अक्ष होता है हमारा, यहाँ पे एक्स और बीच में 0 होता है, तो बिल्कुल 45 डिग्री के एंगल पे, ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच से जो ये रेखा जा रही है इसको हम आदर्श कर्व मानते हैं, मतलब एक आइडियल, ठीक है। मतलब ये कि इसमें क्या होता है कि अगर 1% लोग हैं तो 1% ही इनकम कमा रहे हैं, अगर 50% लोग हैं तो 50% ही इनकम कमा रहे हैं, मतलब जितने लोग हैं उतनी ही इनकम है। लेकिन पूरी दुनिया में ऐसा कर्व किसी देश का नहीं बनता। ये सिर्फ एक आदर्श कर्व है कि जो इसको ना मानते हैं कि एक देश का जो कर्व है वो ऐसा बनेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन किसी का कर्व ऐसा नहीं बनता, ठीक है। लेकिन हमें इस आदर्श कर्व को रख के अपना कर्व नापना पड़ता है। तो नीचे हमारी होती है पॉपुलेशन, ठीक है, यहाँ एक्स अक्ष की तरफ हम पॉपुलेशन लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे वाई अक्ष की तरफ जो है हम इनकम लिखते हैं। जो भी हमारे इनकम होगी वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ये लाइन हमारे बिल्कुल बीचों बीच आती है यहाँ पे 45 डिग्री के एंगल पर। अब हमें लॉरेंज वक्र बनाने के लिए यहाँ पे क्या क्या चाहिए वो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो पहले हम इनकम वाला निकालेंगे, ठीक है, और उसके बाद नंबर ऑफ़ पर्सन। हर किसी क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। तो पहले हम इनकम देखेंगे और फिर नंबर ऑफ़ पर्सन। तो पहले इनकम लेते हैं, ठीक है। इनकम का पहले हमें क्या निकालना है, कम्युनल इनकम निकालनी है, ठीक है। एक तरीके से CF, जैसे कि CF होता है ना वैसे ही 100 में 200 प्लस करेंगे तो 300 में 400 प्लस करेंगे 700 में 500 और प्लस करेंगे तो 1200 और 1200 में 800 प्लस करेंगे तो ये हो जाएंगे 2000, ठीक है। जैसे कि CF निकलता है ना सेम वैसे ही निकलेगी ये भी। फिर इसी इनकम को हम निकालेंगे परसेंटेज में, प्रतिशत में। तो प्रतिशत में जो निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो भी है वो हमें नंबर लेना है, जैसे 100 है तो 100 लेंगे और बट्टे में जो हमारा टोटल आया है ना उसको लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे हम जो है परसेंटेज निकालते हैं। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 0 से 2 0 कट गई, 0 से 0, ये 10/20 हो गया, तो ये हमारा 5% आ गया। हर बार आपको यहाँ पे परसेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 300 का निकालना है तो 300 बट्टे में 2000 लिखेंगे वापस से और गुणा 100 करेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 15%। और क्योंकि हमने ऊपर परसेंट लगा दिया तो यहाँ पे बार बार परसेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ये 35% हो जाएगा और ये 60% और ये 100%, ठीक है। तो ये तो हमारे ये तीनों निकल गए, बस ये 3 निकालने हैं। अब सेम चीज़ें हमें निकालनी है नंबर ऑफ़ पर्सन में। तो नंबर ऑफ़ पर्सन का भी हम ये CF निकालेंगे, ठीक है, ये कम्युनल इनकम, ठीक है। तो ये हम निकालेंगे यहाँ पे वैसे ही जैसे CF निकालते हैं 80, ठीक है। 80 में 70 प्लस करेंगे, हर बार नीचे वाली संख्या को प्लस करते जाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 150। 150 में और 50 प्लस करेंगे तो 200। 200 में 30 प्लस करेंगे 230। 230 में 20 प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 250। और सेम इसका भी क्या करना है, हमें सेम इसकी भी परसेंटेज हमें निकाल लेनी है, जैसे कि अभी हमने पहले वाले की निकाली थी, ठीक है। वही करेंगे इसमें भी, जैसे 80 की निकालनी है तो 80 बट्टे में टोटल इस बार 250 है, 250 और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करके जो है ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। इसे हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके ये आ जाएगा 800 बट्टे में, ठीक है। तो ये होगा 32%। ऐसे ही इसका भी निकाल लेंगे तो ये 60%, ये 80%, ये 90% और ये 100%, ठीक है। अब हमें इस पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, इनकम की जो परसेंटेज आई है वो और नंबर ऑफ़ पर्सन की जो परसेंटेज आई है वो। ये दोनों चीज़ें हमें दिखानी है लॉरेंज वक्र पर, ठीक है, जो कि हमें उस पर साफ़ सुथरा सा उस पर बनाना होता है ग्राफ पेपर पर ये हमें बनाना होता है। यहाँ पे हम ये बना लेंगे एक्स अक्ष और वाई अक्ष, और यहाँ पे मैं 10-10 का गैप ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आय में भी और पॉपुलेशन में भी दोनों में 10 का गैप दोनों में ही हमने लिया है, क्योंकि हमने जो परसेंटेज देखिए उसमें किस तरीके की संख्याएं हैं, 20, 30, 80, 90 इस टाइप की संख्याएं हैं ना। मर्जी आपकी, आप 20 का गैप लीजिए चाहे 5 का लीजिए। तो मैं यहाँ पे 10 का गैप ले रही हूँ। यहाँ पे हमारी इनकम दिखेगी और नीचे पॉपुलेशन, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ पीपल यहाँ पे होगा जहाँ पे पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे आप ज़रा देखिए, नंबर ऑफ़ इनकम जो है हमारी यहाँ पर है, ठीक है, 32, और ये जो है हमारा पर्सन ये सिर्फ 5% है। तो 5% यहाँ हम लेंगे। ऐसे ही दूसरा हम लेंगे नंबर ऑफ़ इनकम
और जहाँ पे भी ये बिंदी लगेगी यहाँ पे बनेंगे। यहाँ पे देखिए ये 35% और ये 80%, तो ये 35% करीब यहाँ आएगा 30 और 40 के बीच में, और 80 यहाँ पे आएगा क्योंकि वो पॉपुलेशन है तो नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे आएगा। जैसे कि आप 10th 9th में कर्व बनाते आए हैं सेम वही है। और फिर जब ये सारे बिंदु बन जाएंगे तो हम इनको मिला देंगे और ये कर्व कुछ इस टाइप का बनेगा, जिसका मतलब है गरीबी। ठीक है, कि बहुत सारी पॉपुलेशन जो है बहुत कम इनकम जो है अर्जित करती है। ठीक है, इतनी सी पॉपुलेशन सिर्फ इतनी सारी पॉपुलेशन सिर्फ इतनी सी आय जो है अर्जित करती है। 80% पॉपुलेशन सिर्फ 35% आय जो है अर्जित करती है। ज़्यादातर कर्व आपके इसी टाइप से जाएंगे नीचे की तरफ, कुछ ज़्यादा नीचे चले जाएंगे, कुछ कम नीचे चले जाएंगे, और इसका हर बार मतलब ज़्यादा गरीबी और कम गरीबी ही होता है। और ये आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।